अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, पीछे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर डिटेल से बात की थी। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन को देखा, हमने उसकी एग्जांपल को देखा, उसकी ट्रैजेक्टरी को देखा, देन हमने उसकी टाइप्स के ऊपर डिटेल से बात की। और पहली टाइप को हमने डिटेल से देखा था जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सम हाइट से नीचे आ रहा होता है, ऐसे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी उसकी किस डायरेक्शन में होगी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी एक्स डायरेक्शन में होगी। एक मिनट स्टूडेंट, शोर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी किस डायरेक्शन में होगी? एक्स डायरेक्शन में। और ये वाला ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ऐसे नीचे मूव करेगा। मोशन तो इसकी क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहलाएगी। क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी? क्योंकि एक्स में भी डिस्टेंस कवर हुआ, ये उसकी रेंज बन गई, और वाई में भी उसने इधर से लेकर इतना डिस्टेंस कवर किया। ये इसकी पहली टाइप थी। हमने डिटेल से इसके ऊपर बात की, इसके फार्मूलों को देखा। आज इसी टाइप में से जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा ई कैट और एम कैट में से, या कंसेप्ट यूज हो सकती है, देखना स्टूडेंट, आपको फील आएगा, मज़ा आ जाएगा पूरा। आपको ये वाला जो पहली टाइप है ये क्लियर हो जाएगी, आपको फुल समझ आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं पहले न्यूमेरिकल की जो हमारे पास स्टेटमेंट है। वो कहता ही है कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, हम गिवन डाटा लिख लेते हैं इधर। गिवन डाटा। अब गिवन डाटा क्या है? वो कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकंड। अब वो कहता है जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में देके फेंका, और इस टावर की हाइट कितनी है? 20 मीटर। इस हाइट कितनी होगी? 20 मीटर। अब वो कहता है इतनी दो इंफॉर्मेशन वो दे के ये पूछ रहा है कि बताओ इस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया इधर से लेकर इधर तक पहुंचने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में। इस ऑब्जेक्ट ने फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड हमें क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इस फ्लाइट ने जो टाइम लिया है इधर से लेकर इधर तक पहुंचने में, वो वाला टाइम क्या है। दूसरा वो ये पूछ रहा है कि बताओ इसकी रेंज क्या है, इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। वाई में तो इसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया ना। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमने बताना है। रेंज ऑफ फ्लाइट। तीसरी बात, तीसरा वो पूछ रहा है कि बताओ हमारे पास इधर इस पॉइंट के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। स्टूडेंट वो क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ये स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आपको, ये आपने पहले खुद चीज़ें सारी मेजर करें, आप वीडियो को पॉज करें इधर ही। ये उसने दो चीज़ें हमें गिवन में दी है। वो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद उसका वाई में डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर है। ये दो चीज़ें देख वो ये पूछ रहा है कि बताओ उसने कितना टाइम लिया होगा वहाँ से हाइट से ग्राउंड तक आते हुए। पहले आपने टाइम बताना है, दूसरा आपने रेंज बतानी है उस फ्लाइट की, एक्स एक्सिस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप नीचे कमेंट में ये तीनों आंसर आप पहले बता सकते हैं। अब हम वीडियो को पॉज करें, हम इधर इसका सोल्यूशन देखते हैं। नजर आ रहा है? आ रहा है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने निकालना है टाइम,
और अब टाइम निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब स्टूडेंट पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त यूज़ हो सकती हैं जब ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में मूव करें, लेकिन इधर कौन सी डायमेंशन है, 2D मोशन है। एक्स में भी मोशन हो रही है हमारे पास रेंज, और वाई में भी मोशन हो रही है। जब 2D मोशन होगी तो फिर कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं? तो इसका आंसर ये है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त वैलिड होती जब ऑब्जेक्ट 1D में मूव कर रहा होगा, लेकिन इधर क्या है, मोशन 2D है। तो हम क्या करते हैं, इस 2D मोशन को तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक्स एक्सिस की मोशन को अलग पढ़ते हैं, वाई एक्सिस की मोशन को अलग पढ़ते हैं। जब हम इनको अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, 1D मोशन बन जाती है। और इसी वजह से हम इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। अब हमने निकालने सारे, अगर हमने आगे स्टूडेंट देखना है, टाइम का भी हमने फार्मूला देखना है, रेंज का भी देखना है, और इसके अलावा हाइट का भी देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि उन फार्मूलों से आप एग्जैक्ट या डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब जब आप उन फार्मूलों से डायरेक्ट चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर स्टूडेंट सिंपली आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि उन फार्मूलों को भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ करके निकालना है। जब वो फार्मूले ही इक्वेशन ऑफ मोशन से बने हैं तो फिर कोई और इन्फॉर्मेशन भी पूछ ले तो उसको भी हम कैसे निकालेंगे, उन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए निकालेंगे। तो अब हमने लगानी है, इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे इसके ऊपर। एक्सेलरेशन टी का स्केयर। अब स्टूडेंट एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं कंसेप्ट वाली, ये आपने जेन में रखनी है, क्योंकि कंसेप्ट आपके पुख्ता होंगे, क्लियर होंगे, तो आपको हल करने में कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको हर पॉइंट के ऊपर आपको मसला बनेगा। जैसे अब एक बात इधर आप समझ लें, अगर हम स्टूडेंट ग्रेविटी के साइन को देखें, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से होता है। अगर हम उसके साइन की बात करें तो स्टूडेंट उसका साइन हम कैसे लेते हैं, हम मोशन की डायरेक्शन को देख के लेते हैं। अब ग्रेविटी का जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, नीचे की तरफ होती है, क्योंकि फोर्स हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी की फोर्स। अब जी की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। अब अगर तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो मोशन भी नीचे की तरफ, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है जी वो भी नीचे की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए नीचे की डायरेक्शन में हम जी को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर जी तो ज़ाहिर बात है अब हमेशा नीचे रहेगा, मोशन नीचे, तो दोनों एक डायरेक्शन में, जी पॉजिटिव बन गया। अब जी तो नीचे, लेकिन अगर मोशन ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, तो अब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, जी नीचे डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इसलिए हम जी को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ये तो बात थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साइन की, जब हम उसको मोशन के हिसाब से लेते हैं। लेकिन इधर एक अलग केस है, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है लेकिन फिर भी हम उसके जी को नेगेटिव, हमारे पास नेगेटिव लेते हैं। हमने क्या कहा कि जब मोशन नीचे की डायरेक्शन में होगी तो जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जाती है, मोशन की भी जी की भी, तो जी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन जब प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल को हम ये वाली टाइप डिस्कस कर रहे होते हैं, जब ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से नीचे गिरता है, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है हमारे पास ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस, ऐसे। अब स्टूडेंट नीचे आ रहा है, अब ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से ऊपर हमारे पास क्या होता है, प्लस वाई, और नीचे हमारे पास क्या होता है, माइनस वाई। तो इस ओरिजिन से कितनी भी चीज़ें नीचे होंगी उनको हम नेगेटिव ही लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के इस केस को पढ़ रहे होते हैं उस वक्त अप्लाई करते हैं, क्योंकि ओरिजिन हमने जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया वहाँ पे हम ओरिजिन को कंसीडर करते हैं। अगर अदरवाइज देखा जाए तो कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो जब नीचे आएगा तो उसका जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका क्या है, बढ़ रहा है।
टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर जाते वक्त जीरो हो जाता है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन जब नीचे आता है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है क्योंकि डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन जब हम इस केस को डिस्कस करेंगे तो ये वाला ओरिजिन ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई, तो इधर नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हमने नेगेटिव ही लेना है, चाहे वो ग्रेविटी हो या चाहे वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो, इसको भी हमने क्या लेना है, नेगेटिव ही लेना है क्योंकि अब ये क्या हमारा है, ओरिजिन से नीचे बांध रहा है। ये आपने दो कंसेप्ट हमेशा याद रखने हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिए। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अभी हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा, और क्या बनेगा, -20 मीटर बनेगा, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, वाई में। अब स्टूडेंट हमने तमाम चीज़ें क्या लेनी है, वाई में लेनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी वाई में कितनी है, वो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जीरो है। ऐसे वाई में क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन किधर होगा, वाई में, और टी हमारे पास स्केयर। तो एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी वाई में उसकी कितनी है, जीरो है, क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी दे के भेजा था। तो ये बन गया 0 + 1/2। एक्सेलरेशन कौन सा होगा, वाई डायरेक्शन में जी, और ये कौन सा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव जी होगा क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है, और इधर क्या आ जाएगा, टाइम स्केयर आ जाएगा। तो ये -20, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1/2 है, ये बन जाएगा 10 टी का स्केयर, -20 माइनस 5 टी का स्केयर, ये माइनस माइनस आपस में गए, 5 4 20। तो हमारे पास फाइनली टाइम क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। और हमें पता कि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो सिंपली टाइम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 सेकंड आ गए। अब सपोज करो स्टूडेंट, अगर आप इस जी को प्लस लेते, अगर आप इस जी को प्लस में लेते तो क्या होना था, सारी की सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट गलत हो जानी थी, क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसा भी होता है कि वो वाई में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी भी दे देता है, वो इधर ही कुछ ना कुछ एंगल के साथ ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे फॉल करवा देते हैं। ऐसे जब वो किसी ना किसी एंगल के साथ, इधर ये और हमारे पास एक्स एक्सिस होगा ना, ये उसका क्या होगा, एंगल, और जब वो किसी ना किसी एंगल के साथ इस ऑब्जेक्ट को फॉल करवाएगा तो इस वेलोसिटी के दो हिस्से हो जाएंगे, एक उसका हिस्सा एक्स में और दूसरा उसका हिस्सा किधर हो जाएगा, वाई में हो जाएगा। तो जब हमारे पास वाई में उसका हिस्सा होगा तो उधर हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जब हम इधर कंसीडर करेंगे तो अगर इधर जी हम प्लस लें, हमने तो वैसे माइनस लेना है क्योंकि रीजन से नीचे आ रहा है, लेकिन अगर जी प्लस लें तो सारी की सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट क्या बन जाएगी, गलत हो जाएगी और आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट पहले बता दिया। अब अगली बात आती है कि रेंज ऑफ फ्लाइट। अब रेंज ऑफ फ्लाइट किस में है, एक्स एक्सिस में है। ये हमने इक्वेशन कब लगाई, जब हमने उसकी मोशन को वाई एक्सिस में देखा। अब हम किस में देखते हैं, एक्स एक्सिस में, क्योंकि रेंज उसकी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में ही है। अब रेंज का क्या फार्मूला है, यही इक्वेशन हम दोबारा लगाते हैं, रेंज वी इनिशियल अब किस में लेनी है, एक्स में, और टाइम +1/2 एक्सेलरेशन एक्स में, और क्या है टाइम स्केयर। देखो स्टूडेंट अलग अलग बन रही है ना इक्वेशन है। अब इक्वेशन तो देखो एक ही हमारे पास डायमेंशन के ऊपर है, एक ही एक्सिस में लग रही हैं, इधर भी एक्स वाई में, इधर एक्स में। इधर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने सेपरेट कर दिया। इकट्ठी 2D में एक इक्वेशन कभी भी नहीं लग सकती, क्योंकि हमारे पास ये वैलिड ही उस वक्त होती हैं जब जो ऑब्जेक्ट है वो एक लाइन में मूव कर रहा हो, एक एक्सिस में मूव कर रहा हो। अब हमारे पास ये बन गया फार्मूला। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में हमें गिवन है, कितनी है वो 15 है। टाइम कितना अभी हमने निकाला 2 सेकंड, मतलब कि 2 सेकंड में ये वाला ऑब्जेक्ट इधर से इधर पहुंच जाएगा। और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या होता है स्टूडेंट, वो 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। तो सिंपली ये बन जाएगा 30 मीटर। तो क्या मतलब, अगर उसने वाई में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो एक्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। दो बातें होगी। अब आपने निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट ये
इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को समझें कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट याद रखना, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम मिनिमम फासला होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। होता तो वो भी फासली है, होता तो वो भी डिस्टेंस है, लेकिन उसकी पहचान क्या होती है, उसकी खूबी क्या होती है कि वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला क्या है? ये वाला स्टूडेंट, ये वाला, ये उस प्रोजेक्टाइल का ओरिजिनल पाथ है स्टूडेंट, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे मूव करेगा। ये क्या है? ओरिजिनल पाथ, ये उसका ओरिजिनल पाथ है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला, और वो हमेशा यही बनेगा, इससे कम फासला नहीं बन सकता इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो अब हमें क्या चाहिए? ये डी चाहिए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सिंपली हमें पता, अब डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल स्टूडेंट आ जाएगा? अगर हम थ्योरम को यूज करें तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये बेस बन रही है, और ये क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर। तो ये डी किसके इक्वल आ जाएगा? बेस का स्क्वायर, वो कितना है? रेंज 30 मीटर, 30 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, वो कितना है? -20 का स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा? प्लस ही बन जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। सिंपली हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था जिसमें हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट से फॉल करवाया, उसकी हमने रेंज निकाली, टाइम निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला। एक और केस भी बन सकता है इस न्यूमेरिकल का, वो भी मैंने आपको बता दिया। इधर तो हमने कहा कि हमने ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी। वो स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के साथ सम एंगल के ऊपर भी फॉल करवा सकता है। तो उस वक्त क्या केस बन जाएगा? सिंपली क्या होगा, इधर y की वेलोसिटी हमने 0 ली है, अब वेलोसिटी 0 नहीं होगी, अब वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट y में होगा उसको हमने टाइम के साथ मल्टीपल कर देना। सिर्फ और सिर्फ इतनी चेंज होगी और कोई फ़र्क नहीं बनेगा। तो ये आप एक दफ़ा अच्छे से देख लें, खुद एक दफ़ा सोल्व करें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह।